हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो हमारी सीरीज़ चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टर्मिनोलॉजी की, उसको कंटिन्यू करते हुए 2015 के पेपर की टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आज इंपॉर्टेंट से टर्म्स हैं जैसे कि महिलाएं और विकास, बॉर्डर पावर कंटेनर, सतत विकास, डिजिटल डिवाइड, सेल्फ फुलफिलिंग डिज़ायर, वर्स्टेहन मेथड, एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी, क्रमिक प्रवसन एंड संरचना द्वैत। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आपके एग्जाम में इनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार भी हम होप कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे न्यू है तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला टॉपिक है प्रतिमान या फिर मूल्य। ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि प्रतिमान क्या होते हैं एंड मूल्य क्या होते हैं। तो बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। जो प्रतिमान होते हैं ये हमारे व्यवहार के निर्देशक होते हैं, मतलब कि हमें बताते हैं कि हमें किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि अगर आप अपने बड़ों के सामने हो तो आपको उनका आदर सम्मान करना चाहिए, अपने छोटों के साथ में हो तो उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। तो किस परिस्थिति में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए ये बताते हैं हमें हमारे प्रतिमान। मतलब कि एक तरीके से ये हमारे व्यवहार के निर्देशक होते हैं, उनको निर्देशित करते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से डायरेक्टिव होते हैं हमारे व्यवहार के, जो हमारे होते हैं प्रतिमान। मूल्य क्या होते हैं? मूल्य एक तरीके का स्किल होता है कि हमने जो बिहेवियर किया है वो अच्छा है या बुरा है। मतलब कि प्रतिमान ने बताया कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, वहीं पे जो वैल्यू होती है वो जजमेंटल होते हैं, वो बताते हैं कि जो हमने व्यवहार किया था वो अच्छा है या बुरा है। अगर हम सच बोल रहे हैं तो मूल्य हमें बताते हैं कि सच बोलना अच्छी बात है, चोरी करना बुरी बात है। तो जो अच्छाई और बुराई का डिफरेंस बताते हैं, एक तरीके का स्किल होते हैं, एक तरीके का पैमाना होते हैं, उसको कहते हैं मूल्य। और व्यवहार किस तरीके का कहाँ पे होना चाहिए ये होते हैं हमारे प्रतिमान। ठीक है, एक टर्म और आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट सी, उसको बोलते हैं आपका सिनेक्शंस। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिनेक्शंस क्या होता है? यानी कि दंडोपाय। इसको क्या बोलते हैं? जब भी हम मूल्यों को नहीं मानते हैं, प्रतिमानों को नहीं मानते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ दंड निर्धारित किए हैं सोसाइटी ने। मतलब कि अगर हम प्रतिमानों को मानते हैं तो उसके लिए हमें पुरस्कार मिलेगा एंड अगर हम उसको नहीं मानते हैं तो उसके लिए हमें दंड मिलेगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं सिनेक्शंस, कि सोसाइटी ने कुछ ऐसे उपाय कर रखे हैं जिससे कि वो अपने जो सदस्य हैं उनको कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, तो पुरस्कार और दंड का एक तरीके का एक पैटर्न होता है। नेक्स्ट है आपका रिसर्च। जो आंकड़ा संग्रहण की जो विधियां हैं उसमें एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडल, एक होता है क्रॉस सेक्शनल। यहाँ पे भी बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो बहुत ही इजी सा है। लॉन्गिट्यूडल का मतलब होता है जब एक लंबे प्रोसेस में आंकड़ा संग्रहण किया जाता है। मतलब कि जैसे कुछ समय के बाद किया, फिर कुछ समय के बाद किया, फिर कुछ समय के बाद किया। जैसे कि किसी गांव का अध्ययन कर रहे हैं हम, ठीक है, तो पहले हमने उस गांव का अध्ययन किया सपोज दैट जनवरी में, ठीक है, फिर उसके बाद हमने 2-3 मंथ का गैप ले लिया, फिर हम मई में गए उस गांव का अध्ययन करने कि अब क्या चेंजेस आए हैं। फिर कुछ टाइम बाद हम उसको जाएंगे तो फिर हम सपोज दैट कि अगस्त में चले गए कि अब क्या चेंजेस आए हैं। तो जब हम ये परिवर्तन वगैरह देखने के लिए, कंपेयर करने के लिए क्रमिक अंतराल के साथ में अध्ययन करते हैं कि अभी किया, फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद, ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडल। मतलब कि कई बार जब ये प्रोसेस चलता है तो ये होता है लॉन्गिट्यूडल। क्रॉस सेक्शनल का मतलब है कि एक ही समय पे आंकड़ा संग्रहित किया और ख़त्म किया। क्रॉस का मतलब ही हुआ एक बार में किया और फिर पूरा का पूरा ख़त्म। मतलब कि हमें किसी भी जगह का डेटा कलेक्ट करना है तो एक ही बार हम गए, हमने पूरी रिसर्च करी, वहाँ पे जो भी डेटा है उसको कलेक्ट किया और फिर हमने निष्कर्ष निकाल लिया। तो ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपकी बॉर्डर पावर कंटेनर। ये जो टर्म है ये दी थी एंथनी गिडिंग्स ने।
अब ये गिडिंग्स ने किसके संबंध में दी थी? तो गिडिंग्स ने कहा था कि जो आधुनिक राष्ट्र हैं ये इनके अंदर क्षमता होती है बॉर्डर पावर कंटेनर की। अगर इनके अंदर ये क्षमता नहीं होती है तो फिर उनको हम राष्ट्र नहीं कह सकते, उनको हम राज्य नहीं कह सकते हैं। ये टर्म गिडिंग्स की रिलेटेड है आपका नेशन स्टेट, जो नेशन स्टेट का टर्म है वहाँ से इन्होंने दिया था ये बॉर्डर पावर कंटेनर का कि जो नेशन स्टेट होता है वो क्या होता है। तो उसमें इन्होंने कहा कि आज के जो राज्य हैं वो एक तरीके से नेशन स्टेट का रूप है। क्यों? क्योंकि उनमें संप्रभुता है। एक सीमा के अंदर बॉर्डर पावर कंटेनर का मतलब हुआ एक निर्धारित सीमा के अंदर एक ही शासन हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो और उस प्रशासनिक व्यवस्था में इतनी क्षमता हो कि वो अपने सारे के सारे आंतरिक डिसीजन, बाह्य मामलों के डिसीजन ले सके। मतलब कि उसके अंदर संप्रभुता हो। तो एक तो एकाधिकृत प्रशासन हो और दूसरा संप्रभुता हो। इसी चीज़ को इन्होंने बोला बॉर्डर पावर कंटेनर, कि वो अपने सारे के सारे डिसीज़न ले सके, अपने नागरिकों को एक ही प्रशासनिक जो दायरा है उसमें सम्मिलित कर सके। इतनी उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो ये चीज़ है बॉर्डर पावर कंटेनर। नेक्स्ट चीज़ है सामाजिक केशिकत्व। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत बार पूछा गया है। ये दिया था ड्यूमो ने। एंड होता क्या है, ड्यूमो ने इसको दिया था जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत में। ड्यूमो ने कहा कि जो जनसंख्या है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, मतलब जहाँ पे गरीबी ज़्यादा होती है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है। फिर जैसे जैसे जो व्यक्ति की परिस्थिति है, उसकी प्रतिष्ठा है, ऊपर की तरफ बढ़ती है तो वहाँ पे वो जनसंख्या कम होती जाती है। यहाँ पे जो शिखर पे यानी कि केशिका, तो मतलब यहाँ जो चोटी है यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि सबसे कम होती है। जो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति होते हैं, वो लोग कम पॉपुलेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग मानते हैं कि जो अगर हमारा परिवार ज़्यादा बड़ा होगा तो हमारे जो व्यक्तिगत विकास है वो रुक जाएगा, प्लस हमारे जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो भी हमें आ जाएंगी। तो इसीलिए ये लोग मानते हैं कि हमें जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना चाहिए, छोटा परिवार रखना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग मानते हैं कि जितना ज़्यादा परिवार होगा उतना ही ज़्यादा हमें सपोर्ट करने वाले लोग होंगे। तो ये लोग यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे जैसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही वो क्या करता है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करता है। मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे कम पाई जाती है एक तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया सामाजिक केशिकत्व का। नेक्स्ट टर्म है सतत विकास। ये क्या होता है, इस तरीके से डेवलपमेंट करना, मतलब कि देखिए डेवलपमेंट करना तो ज़रूरी है आज के टाइम में, लेकिन विकास इस तरीके से किया जाए, संसाधनों का उपयोग इस तरीके से किया जाए कि हम भी उसका उपयोग कर पाएँ, प्लस हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उसका उपयोग कर पाएँ। सतत का मतलब हो गया कि कंटिन्यू ये विकास की प्रक्रिया चलती रहे। अब कंटिन्यू तो तभी चलेगी जब हमारे जो संसाधन है वो अवेलेबल रहेंगे, एंड संसाधन अवेलेबल तभी रहेंगे जबकि हम उस चीज़ को मतलब कि इस तरीके से संसाधनों का उपयोग करें कि वो हमारे लिए भी बने रहें, प्लस हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बने रहें। तो उस संसाधनों का इस तरीके से उपयोग कि वो आगे भी बने रहें, वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाएं, दैट इज़ सतत विकास। ठीक है। डिजिटल डिवाइड, ये क्या होता है? डिजिटल डिवाइड का मतलब हो गया, आजकल देखो क्या है, सारी चीज़ें डिजिटली हो रही हैं, तो कुछ लोगों के पास कंप्यूटर की प्रौद्योगिकी की पहुंच है, जबकि कुछ लोग जो पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे हैं उनके पास कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रौद्योगिकी है उन तक उनकी पहुंच नहीं है। जैसे कि अभी कुछ लोग के पास स्मार्टफोन है, कुछ लोग के पास नहीं है, कुछ लोग के पास कंप्यूटर वगैरह सारी सुविधाएं हैं, कुछ लोग के पास नहीं है, कुछ लोग ऑनलाइन सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो बीच का फासला है, मतलब एक तो यहाँ पे लोग हैं जिनके पास सारी सुविधाएँ हैं, डिजिटली वो चीज़ें कर पा रहे हैं, एक यहाँ पे लोग हैं जो लोग कंप्यूटर वगैरह से, स्मार्टफोन से, जो प्रौद्योगिकी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उनसे दूर है। तो ये जो गैप है यही है डिजिटल डिवाइड। ठीक है, ये है प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिजिटल डिवाइड है। वर्स्टेहन मेथड ये दिया था वेबर ने। वर्स्टेहन मेथड क्या होता है? वेबर ने कहा कि वर्स्टेहन मेथड का मतलब होता है समझ परक अध्ययन।
मतलब कि जैसे कोई भी क्रिया हो रही है तो उसका सही अर्थ हम कैसे निकालेंगे, तो वेबर ने कहा उसका अर्थ हम निकालेंगे वर्स्टेहन मेथड से। अब वर्स्टेहन मेथड से कैसे, किसी व्यक्ति ने कोई क्रिया करी तो पक्का पक्का उसने कोई अर्थ लगाया होगा, तो ये हो गया उसका व्यक्तिनिष्ठ अर्थ, ठीक है। और दूसरे वो क्रिया हुई है तो उस क्रिया का भी स्वयं में कोई अर्थ हुआ, तो वो हो गया उसका वस्तुनिष्ठ अर्थ। अब इन दोनों को हम मिला देंगे और अपनी समझ के अनुसार समझ परक अध्ययन करेंगे, दैट इज़ वर्स्टेहन मेथड। अब वर्स्टेहन मेथड में यूज़फुल होता है आपका आइडियल टाइप। आइडियल टाइप क्या है? आइडियल टाइप वेबर ने कहा किसी भी घटना का एक ब्लूप्रिंट होता है। कोई भी घटना घटित हुई तो उसका हमने दिमाग में एक ऐसे ही रफली चीज़ें बना ली कि इस पर्सन ने ये किया है तो ऐसे ऐसे किया होगा, शायद इसके साथ ये चीज़ें हुई हों, इसलिए तो ब्लूप्रिंट एक तरीके का हो जाता है किसी भी घटना का, वही है आइडियल टाइप, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है सेल्फ फुलफिलिंग डिज़ायर। ये दिया था मर्टन ने। सेल्फ फुलफिलिंग डिज़ायर क्या होती है? मर्टन ने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसने कहा, इसको हिंदी में कहते हैं स्वतः साधक भविष्योक्ति। तो कोई व्यक्ति है, उसने कहा कि मैं नेक्स्ट ईयर IAS ऑफिसर बन जाऊंगा, ठीक है। सपोज उसने एक तरीके की भविष्यवाणी कर दी कि मैं नेक्स्ट ईयर IAS ऑफिसर बन जाऊंगा। सपोज कि उसने मेहनत करी और वो बन गया, तो वो क्या बोलेगा, अच्छा मैंने ये चीज़ कही थी इसीलिए हो गया। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, आपकी कोई भी फ्रेंड है, उसने आपको बोला कि वहाँ पे मत जाओ वरना आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। अब सपोज़ करो कि आप वहाँ पे गए और समथिंग आपको चोट वगैरह लग गई या कुछ भी हो गया, आपके साथ कुछ भी बुरा हो गया, तो आपकी फ्रेंड क्या बोलेगी, देखा मैंने कहा था ये चीज़ हो जाएगी। तो ये क्या है कि हमने खुद से ही कहा और फिर वो चीज़ सडनली हो गई किसी तरीके से, तो हम कहते हैं कि हमने खुद ही कहा और हमारी भविष्योक्ति जो है वो सच हो गई। तो हमने खुद ही उस चीज़ को सत्य कर दिया, सत्य मान लिया, जबकि हुआ वो किसी और रीज़न से था। तो ये है आपका सेल्फ फुलफिलिंग डिज़ायर जो कि मर्टन ने दिया था। नेक्स्ट चीज़ है संरचना द्वैत। कल भी मैंने इससे रिलेटेड समझाया था। ये दिया है आपके गिडिंग्स ने। गिडिंग्स ने कहा कि जो संरचना है इसमें हमें व्यक्ति और समाज दोनों को बराबर बराबर महत्व देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही संरचना को बनाने में योगदान देते हैं। यहाँ पे समाज है, यहाँ पे व्यक्ति है, दोनों को ही हमें बराबर बराबर महत्व देना चाहिए, दैट इज संरचना द्वैत, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही हैं। अब एथनिसिटी क्या होता है? एथनिसिटी होता है किसी भी व्यक्ति की सामाजिक, उसकी सांस्कृतिक, उसकी जो उसकी जैविकीय गुणों को हम अगर मिला दें तो उसको कहते हैं उसकी एथनिसिटी। मतलब कि जैसे सामाजिक में क्या हो गया कि वो किस धर्म से है, किस जाति से है और किस तरीके का है। जैविकी में क्या हो गया कि वो किस जेंडर से रिलेटेड है और किस आयु समूह का है, ये सारी चीज़ें। प्लस फिर आपका सांस्कृतिक में किस कल्चर से बिलोंग करता है। तो इन सभी को मिला दिया हमने, ये हो गया उसका एथनिसिटी। आइडेंटिटी क्या है? समान और असमान गुणों के आधार पर एक विशेष प्रकार का वर्ग, एक विशेष प्रकार की पहचान का आधार, वो है उसकी आइडेंटिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो एथनिसिटी है ये एक तरीके से सामूहिक तौर पर होती है, जबकि जो आइडेंटिटी है इसमें आपका पर्सनल भी होता है कि हर एक व्यक्ति की आइडेंटिटी अलग अलग हो सकती है। वो किस जेंडर से बिलोंग करता है, उसका किस तरीके की बिहेवियर है, किस तरीके का उसने क्या क्या चीज़ें करी हुई हैं। तो एक तरीके से इसमें व्यक्तिगत ज़्यादा होता है, जबकि एथनिसिटी में पूरे समूह से रिलेटेड होता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति इंडियन है, मतलब वो पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुपिंग ज़्यादा होती है, यहाँ पे पर्सनल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ओके। नेक्स्ट टर्म है क्रमिक प्रवसन। ये दिया था आपके रेवेस्टीन ने। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, इस बार मुझे लग रहा है कि जो माइग्रेशन है यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, या तो माइग्रेशन से डायरेक्ट पूछ लेगा या तो फिर माइग्रेशन से रिलेटेड जो अभी का जो करंट डेटा है वो पूछ लेगा। जैसे कि अभी देखो बहुत सारे माइग्रेंट लेबर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो उनको लाने के लिए क्या इंडिया ने कोई स्कीम चलाई है? जो भी न्यू स्कीम्स हुई हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इस बार बन सकता है, क्योंकि ये करंट डेटा है और बहुत ज़्यादा इस बार चर्चा में है।
तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो क्रमिक प्रवसन क्या होता है ये समझते हैं। रेवेनस्टीन ने कहा कि प्रवसन हमेशा क्रम में होता है, मतलब कि पहले गांव, गांव से कस्बा, कस्बे से फिर शहर, शहर से उससे बड़ा शहर, फिर महानगर। ठीक है, तो एक क्रम में हो रहा है, तो इसी को इन्होंने बोला कि क्रमिक प्रवसन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था एक बच्चे ने, तो इसको मैं समझाती हूँ क्या है। विकास में महिलाएं, महिलाएं विकास, लिंग और विकास, महिलाएं विकास और पर्यावरण। देखिए ये जो टर्म्स हैं ये आपकी पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड है। अब ये कहाँ से शुरू हुए, तो पहले भारत में 5वीं जो पंचवर्षीय योजना आई थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना तक माना जाता था महिलाओं का कल्याण करना है हमें, मतलब उनके कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही थी। लेकिन जब 6वीं पंचवर्षीय योजना आई तो ऐसा माना जाने लगा कि हमें कल्याण से विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत हो गया महिलाओं का कल्याण करने का, अब हमें ऐसा करना चाहिए कि उनका प्रोग्रेस हो, उनका डेवलपमेंट हो, वो खुद से ही चीज़ों को सही करना सीखे। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में बोला गया विकास में महिलाएं, मतलब महिलाओं का हमें विकास करने पे ध्यान देना है। तो ये कल्याण से विकास प्रोग्राम, ठीक है, 6वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना जब आई तो उसमें महिलाओं को, महिलाएं और विकास, इसमें क्या हुआ कि बोला गया कि महिलाओं को सामाजिक न्याय मिले प्लस वो आत्मनिर्भरता प्राप्त करें। तो इसके लिए उनको जैसे कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों, प्लस वो शिक्षा प्राप्त करें, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया, उनमें आत्मनिर्भरता लाने की कोशिश करी गई। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें महिलाओं से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ हुई, क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन हुआ। 73वां संविधान संशोधन जिसमें कि महिलाओं को अधिकार दिया गया कि वो भी इलेक्शन में खड़ी हो सकती हैं, उसमें प्रतिभाग कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या हुआ, महिलाएं विकास और पर्यावरण। इसमें महिलाओं को और पर्यावरण को एक ही समझा गया, जिस तरीके से मतलब उनका शोषण वगैरह हो रहा है, तो सतत विकास की अवधारणा पे जोर देते हुए इसमें 30%, इस योजना का पूरा 30% महिलाओं को डेडिकेट किया गया। मतलब इस योजना में जितनी धनराशि थी उसका 30% भाग महिलाओं को देने की बात करी गई। प्लस बोला गया कि उनको न्याय दिलाया जाए, उनको समानता का अधिकार मिले, प्लस महिला सशक्तिकरण पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। मतलब कि 2001 में जैसे कि महिला सशक्तिकरण वर्ष भी घोषित किया गया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें 9वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। अच्छा, ये इसकी जो खाका था, इसकी जो ऐसा कब से शुरू हुआ, तो ये आपका शुरू हुआ था रियो डे जेनेरियो जो सम्मेलन था 1992 में। वहाँ से ये चीज़ बोली गई कि महिलाएं, विकास और पर्यावरण, इन तीनों चीज़ों को एक में करना चाहिए, सतत विकास से जोड़ना चाहिए। तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। अगर कोई टॉपिक छूट रहा है तो वो भी कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।